चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं, हमारी पहली न्यूज़ है। भारत ने ब्राजील में G20 के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह यानी DRRWG की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। भाग लेने वाले G20 देशों के मंत्री और प्रतिनिधियों ने एक मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र को अपनाया। इसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी DRR के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू करने हेतु अधिक कार्यवाही का आह्वान किया गया है। इस घोषणा पत्र में DRR के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने और प्रकृति आधारित समाधान तथा पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। देखते हैं G20 के DRRWG के विषय में। तो इसे भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत 2023 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य G20 की कार्यप्रणाली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना है। अब देखते हैं DRRWG के तहत प्राथमिकता वाले 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला है अग्रिम चेतावनी प्रणाली, नेक्स्ट है आपदा अनुकूल बुनियादी ढांचा, फिर आता है DRR वित्त पोषण और आपदा संबंधी पुनर्बहाली, पुनर्वास और पुनर्निर्माण तथा DRR के लिए प्रकृति आधारित समाधान एवं पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण। बात करते हैं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 के विषय में। तो यह 15 वर्षीय गैर बाध्यकारी समझौता है जिसमें 7 लक्ष्य हैं। यह पिछले ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 15 का उन्नत संस्करण है। इसे 2015 में सेंडाई यानी जापान में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। DRR आपदाओं के कारकों का विश्लेषण करने और उन्हें कम करने के लिए व्यवस्थित प्रयासों के माध्यम से आपदा जोखिमों को कम करने की अवधारणा एवं प्रथा है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य इसका आपदा जोखिम में कमी लाने के साथ साथ जीवन, आजीविका और स्वास्थ्य तथा आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय संपत्तियों को होने वाले नुकसान में काफी हद तक कमी लाना है। अब बात करते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 के तहत 2030 तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 7 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसके तहत मुख्य रूप से कुछ पहलुओं को काफी हद तक कम करना है और कुछ पहलुओं को काफी हद तक बढ़ाना है। तो देखते हैं, आपदा संबंधी वैश्विक मतों को कम करना, प्रभावितों की संख्याओं को कम करना, GDP के संदर्भ में आर्थिक हानि को कम करना और महत्वपूर्ण अवसंरचना की हानि और सेवाओं में आने वाली बाधाओं को कम करना। 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर DRR संबंधी रणनीति तैयार करने वाले देशों की संख्या को बढ़ाना, विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना और अग्रिम चेतावनी प्रणाली और DRR संबंधी सूचनाओं की उपलब्धता तक पहुंच को बढ़ाना। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं फ्रेमवर्क की प्राथमिकताओं के विषय में। तो आपदा जोखिम को समझना, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए आपदा जोखिम संबंधी गवर्नेंस को मजबूत करना, लचीलेपन के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा संबंधी तैयारी को बढ़ाना और पुनर्बहाली, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण में बिल्ड बैक बेटर को अपनाना। ठीक है, अब बात करते हैं ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार 53% भारतीय महिलाएं देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण कार्यबल से बाहर है। तो रिपोर्ट के अनुसार देखभाल संबंधी जिम्मेदारियां महिलाओं को कार्यबल में भाग लेने से रोकने वाली मुख्य बाधा है। हालांकि पुरुष इसके लिए आमतौर पर शिक्षा या बीमारी जैसे अन्य व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। तो लैंगिक अंतराल बना हुआ है। 2023 में वैश्विक श्रम बल भागीदारी दर में महिलाओं 48.7% और पुरुषों 73% के बीच लगभग 24% का अंतर मौजूद था। देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों का लैंगिक विभाजन, तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 748 मिलियन लोग देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण श्रम बल से बाहर हैं। इनमें से 708 मिलियन महिलाएं हैं। ग्रामीण महिलाओं के समक्ष कई समस्याएं हैं। तो देखते हैं, जैसे कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा और श्रम बाजार में आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच की कमी। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें देखते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी ECCE में निवेश, यह 2035 तक महिलाओं के रोजगार को वैश्विक औसत 56.5% तक बढ़ा सकता है, जो 2019 में 46.2% था। देखभाल संबंधी कार्य में गरिमापूर्ण कार्य के ₹5 को बढ़ावा देना, तो इसमें पहचानना यानी रिकॉग्नाइज, कम करना रिड्यूस, पुनर्वितरित करना रिडिस्ट्रीब्यूट, पुरस्कृत करना रिवॉर्ड और प्रतिनिधित्व करना यानी रिप्रेजेंट शामिल है। डेटा एकत्र करना और प्रसारित करना, भुगतान और अवैतनिक देखभाल संबंधी कार्य आदि पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानकों के अनुरूप उपाय किए जाने चाहिए। अब देखते हैं, महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत में प्रमुख फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं। तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी संविधान का अनुच्छेद 39D पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन को बढ़ावा देता है। मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, इसमें 2017 में संशोधन कर मातृत्व अवकाश की अवधि
12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। और सामाजिक सुरक्षा संहिता यानी 2020, इसमें 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रच सुविधा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। है सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। तो दिशा निर्देशों के अनुसार इस योजना की देखरेख प्रमुख विभागों के सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाएगी। इसके अलावा ड्रोन पोर्टल इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए रियल टाइम निगरानी एवं ड्रोन आधारित ट्रैकिंग प्रदान करेगा। ड्रोन पोर्टल एक सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS है। देखते हैं नमो ड्रोन दीदी योजना के विषय में। तो अगर मंत्रालय है इसका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। योजना का प्रकार है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और उद्देश्य की बात करें तो इसके तहत 2024-25 से 2025-26 की अवधि के दौरान 15,000 चयनित महिला SHGS यानी स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे ताकि कृषि उद्देश्य के लिए किसानों को रेंटल सेवाएं प्रदान की जा सके। अब देखते हैं योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो क्लस्टर आधारित क्रियान्वयन यानी क्षेत्र क्लस्टर के चयन के लिए ड्रोन सेवा हेतु किसानों की मांग का उनकी ओर से कुछ प्रतिबद्धता के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। वित्तीय सहायता की बात करें तो महिला SHGS को 8 लाख रुपए तक की पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलेगी। इसमें ड्रोन और सहायक उपकरणों की लागत का 80% कवर होगा। SHGS शेष 20% की लागत के लिए 3% के ब्याज अनुदान के साथ राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्त पोषण यानी AIF सुविधा से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण देखते हैं। एक पात्र महिला SHG सदस्य को ड्रोन पायलट और एग्रीकल्चर एप्लीकेशन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अवसंरचना और प्रमुख उर्वरक कंपनियों LFCS से सहायता यानी ड्रोन की खरीद मरम्मत और रख रखाव में LFCS द्वारा SHGS की सहायता की जाएगी। साथ ही LFCS नैनो उर्वरक के उपयोग को भी बढ़ावा देंगी। देखते हैं नमो ड्रोन दीदी योजना का क्या महत्व है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण, कृषि संबंधित दक्षता में वृद्धि, कौशल विकास और ज्ञानवर्धन, सामुदायिक स्तर पर नेटवर्किंग के अवसर। तो ये हमने देखे दीदी योजना का महत्व। अब बात करते हैं जैव विविधता अभिसमय यानी CBD के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन यानी COP16 कोलंबिया में संपन्न हुआ। तो यह कुनमिंग मॉनिट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी KMGBF को अपनाने के बाद आयोजित होने वाला पहला COP था। यह इस फ्रेमवर्क की प्रगति का आकलन करने और संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। देखते हैं जैव विविधता अभिसमय CBD के विषय में देखते हैं। तो इसका सचिवालय यानी मॉनिट्रियल कनाडा में। उत्पत्ति की बात करें तो इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था और 1993 में लागू किया गया था। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का संधारणीय उपयोग तथा आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों का उचित एवं न्याय संगत साझाकरण सुनिश्चित करना है। भारत सहित 196 इसके पक्षकार हैं। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोयो प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा पर कार्टागेना प्रोटोकॉल और नागोयो कुआला लुम्पुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं COP16 के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। तो कैली फंड की शुरुआत। डिजिटल अनुक्रम जानकारी से लाभान्वित होने वाली बड़ी कंपनियां अपने लाभ का 1% हिस्सा देशज लोगों की सहायता के लिए देंगी। स्थानीय सहायक निकाय की स्थापना के लिए समझौता। तो इसकी स्थापना CBD के अनुच्छेद 8J के तहत अभिसमय की सभी प्रक्रियाओं में देशज लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए की जाएगी। और कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड यानी KBF का शुभारंभ। तो यह एजेंडा 2030 और SDG लक्ष्यों तथा KMGBF के तहत 2050 तक के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने हेतु त्वरित कार्यवाही का समर्थन करेगा। अन्य मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। तो इसमें सिंथेटिक बायोलॉजी, आक्रामक विदेशी प्रजातियों और पारिस्थितिकी या जैविक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों की पहचान आदि पर चर्चा की गई है। देखते हैं KMGBF के विषय में। तो KMGBF को कनाडा के मॉन्ट्रियल में 2022 में आयोजित COP15 के दौरान अपनाया गया था। इसमें 2050 के लिए 4 लक्ष्य और 2030 के लिए 23 टारगेट शामिल है। टारगेट्स में जैव विविधता के समक्ष उत्पन्न खतरों का समाधान करना और संधारणीय उपयोग के माध्यम से लोगों की जरूरतों को पूरा करना आदि सहित निम्नलिखित शामिल हैं। तो देखते हैं 30x30 समझौता अर्थात 2030 तक 30% भूमि और जल क्षेत्र का संरक्षण करना, 2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रसार को 50% तक कम करना, पारंपरिक ज्ञान और अनुवांशिक स्रोतों पर आधारित डिजिटल अनुक्रम जानकारी के उपयोग के लिए लाभ साझाकरण हेतु तंत्र तैयार करना। तो ये बात की हमने KMGBF के विषय में। अब देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ है
समुद्री संरक्षित क्षेत्र एमपीएस जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं और पोषण सुरक्षा में सुधार कर सकते हैं। तो एक अध्ययन में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि समुद्री संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन और गवर्नेंस से जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है तथा पोषण सुरक्षा में सुधार हो सकता है। अध्ययन के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। तो सस्टेनेबल यूज एमपीएस का योगदान, वैश्विक मत्स्यन में लगभग 13.6%, मत्स्य राजस्व में 14% और वैश्विक पोषक तत्वापूर्ति में 13.7% का योगदान करते हैं। कुल वैश्विक मत्स्यन का 7% अनन्य आर्थिक क्षेत्रों यानी ईईजेड से प्राप्त किया जाता है। पोषण की दृष्टि से सुभेद्य तटीय समुदायों में एमपीएस की स्थापना, तो इससे मानव स्वास्थ्य और पोषण में सुधार हो सकता है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र यानी मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज एमपीएस और उनका महत्व के विषय में देखते हैं। तो पर्यावरणीय सूचना प्रणाली यानी ईएनवीआईएस के अनुसार एमपीएस अनिवार्य रूप से समुद्र में वे स्थल हैं जहां मानव गतिविधियों को आसपास के जल क्षेत्र की तुलना में अधिक सख्ती से विनियमित किया जाता है। इन स्थानों को स्थानीय, राज्य, प्रादेशिक, देशज, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा प्राकृतिक या ऐतिहासिक समुद्री संसाधनों के लिए विशेष सुरक्षा दी जाती है। एमपीएस का महत्व देखते हैं। तो एमपीएस प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों की रिकवरी में सहायता करते हैं और आनुवांशिक सामग्री के भंडार के रूप में कार्य करते हैं। समुद्री प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आश्रय, एमपीएस विविध समुद्री प्रजातियों को अत्यधिक मत्स्यन, पर्यावरण हानि और प्रदूषण जैसे खतरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये क्षेत्र वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ स्थल के रूप में काम करते हैं, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी के बारे में नई अंतर्दृष्टि मिलती है। एमपीएस प्रकृति आधारित मनोरंजन और पर्यटन स्थलों के रूप में भी कार्य करते हैं। ये जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन में सहायता करते हैं। अब देखते हैं एमपीएस के संरक्षण में चुनौतियां। तो नियमों को लागू करने में कठिनाइयां, पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता, स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका प्रभावित होती है। बात करते हैं समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए संचालित वैश्विक पहलें। तो कुनमिंग मॉनिट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का लक्ष्य 2030 तक पृथ्वी के महासागरों और भूमि के 30% हिस्से का संरक्षण करना है। एग्रीमेंट ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, ये थी हमारी वैश्विक पहले। अब बात करते हैं भारत में एमपीएस। तो मन्नार की खाड़ी समुद्री पार्क यानी तमिलनाडु, लोथियन द्वीप जो पश्चिम बंगाल में, और गहिरमाथा जो ओडिशा में है। ठीक है, इसी के साथ अब बात करते हैं हम विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक क्षय रोग यानी टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की। देखते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के मामले और इससे जुड़ी मौतों में कुछ कमी आई है, फिर भी यहाँ टीबी के रोगी सबसे अधिक है। टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसका उपचार एवं रोकथाम दोनों ही संभव है। यह हवा के माध्यम से फैलता है। जब फेफड़े के टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या थूकता है तब इसका संचरण होता है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। तो 2023 में टीबी संभवतः कोविड-19 को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण बन गई थी। टीबी उपचार का कवरेज 2027 तक 90% के लक्ष्य को देखते हुए 2023 में 75% कवरेज प्राप्त किया गया है। भारत से संबंधित बिंदु देखते हैं। 2023 में वैश्विक टीबी रोगों में से 26% मामले तथा टीबी से संबंधित वैश्विक मृत्यु में से 26% मौतें भारत में दर्ज किए गए थे। बहुऔषधि प्रतिरोधी रिफैम्पिसिन प्रतिरोधी टीबी के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। अब देखते हैं रिपोर्ट में उजागर किए गए मुद्दे। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अपर्याप्त वित्त पोषण। यह 2030 में मात्र 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2027 तक प्रतिवर्ष 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक लक्ष्य का मात्र 26% है। टीबी अनुसंधान में वित्त पोषण। यह 2027 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को देखते हुए 2022 में केवल 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। स्वास्थ्य पर अत्यधिक खर्च लागत यानी वार्षिक घरेलू आय का 20% से अधिक। वैश्विक स्तर पर लगभग 50% टीबी प्रभावित परिवारों को इलाज के लिए अत्यधिक खर्च वहन करना पड़ता है, जो डब्ल्यूएचओ के टीबी उन्मूलन रणनीति के शून्य लक्ष्य से कहीं अधिक है। बात करते हैं टीबी की रोकथाम के लिए भारत में शुरू की गई पहलें कौन कौन सी है। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। सार्वभौमिक औषधि संवेदनशीलता परीक्षण यानी यूडीएसटी, यह उपचार शुरू होने से पहले या उसके दौरान या दवा प्रतिरोध की संभावना को खारिज करने के लिए किया जाता है, और नई दवाओं को शामिल करना, यानी उदाहरण के लिए दवा प्रतिरोधी टीबी के प्रबंधन के लिए बेडाक्विलाइन और डेलामानिड को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये बात की हमने टीबी के विषय में। अब बात करते हैं एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के विषय में। तो इसरो ने चंद्र मिशन प्रयोगों की योजना बनाने के लिए लेह यानी लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। इसे इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र यानी AAKA अंतरिक्ष स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT बॉम्बे के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है।
देखते हैं एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के विषय में। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ऐसे स्थानों पर किए जाने वाले फील्ड टेस्ट है जिनकी भौतिक विशेषताएं अंतरिक्ष के चरम वातावरण की भौतिक विशेषताओं के समान होती हैं। इसमें नए प्रौद्योगिकियों, रोबोटिक उपकरणों, वाहनों का परीक्षण, व्यावहारिक प्रभाव यानी आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट का अध्ययन शामिल है। अब देखते हैं लेह लद्दाख को चुनने के पीछे क्या कारण है। तो भौगोलिक विशेषताएं देखते हैं। शुष्क और ठंडी जलवायु, बंजर भूमि, उच्च ऊंचाई वाले इलाके और अत्यधिक एकांत आदि विशेषताएं मंगल एवं चंद्रमा के परिदृश्य से काफी समानता रखती हैं। अन्य एनालॉग मिशन कौन से हैं? तो NEEMO यानी नासा, SIRI US कार्यक्रम UAE आदि। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज यानी GES के विषय में। GES प्रणाली सौर और पवन ऊर्जा के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण के विकल्प के रूप में सामने आई है। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज के विषय में देखते हैं। ये एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा भंडारण प्रणाली है जो विद्युत भंडारण और उत्पादन के लिए गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करती है। इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि जब अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध होती है तब उस ऊर्जा का उपयोग एक भारी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। अतः जब ऊर्जा की मांग बढ़ती है या सौर पवन ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती तब उस भारी वस्तु को नीचे छोड़ा जाता है। इसके गिरने से उत्पन्न होने वाली गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है जिससे फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। और वजन के रूप में अक्सर पानी, कंक्रीट ब्लॉक या संपीड़ित मिट्टी के ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। से लाभ: उच्च दक्षता, विशाल भंडारण क्षमता, कम पर्यावरणीय प्रभाव, लंबे समय तक उपयोगी है। सीमाएं: उच्च प्रारंभिक लागत और स्थान की आवश्यकता और जटिलता आदि। उपयोग है नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और ग्रिड स्थिरीकरण। ठीक है, ये हमने बात की GES के विषय में। अब बात करते हैं रिवर सिटीज अलायंस के विषय में। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG द्वारा आयोजित गंगा उत्सव 2024 में रिवर सिटी अलायंस के अंतर्गत कई नदियां, शहरों की भागीदारी देखी गई है। रिवर सिटीज अलायंस के विषय में देखते हैं। तो यह एक ऐसा संगठन है जिसमें देश भर के 145 नदी शहर शामिल है और यह भारत के सभी नदी शहरों के लिए खुला है। इसके उद्देश्य की बात करें तो नदी के महत्व को शामिल करने वाली शहरी नियोजन के जरिए स्वस्थ शहरी नदियों यानी शहरों से बहने वाली जो नदियां को बढ़ावा देना, जल सुरक्षित शहरों में योगदान देना और समावेशी व संधारणीय शहरी विकास को बढ़ावा देना है। ये शहरी नदियों के संधारणीय प्रबंधन, सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने और नवाचार को समर्थन देने के लिए सदस्य शहरों को एक मंच प्रदान करता है। ये बात की हमने रिवर सिटीज अलायंस के विषय में। अब बात करते हैं डिप्रेशन एस्लाडा एंड निवेल्स एल्टोस यानी डाना के विषय में। तो हाल ही में स्पेन में डिप्रेशन एस्लाडा एंड निवेल्स एल्टोस यानी डाना के कारण विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ आई है। डाना के विषय में देखते हैं। तो डाना एक ऐसी परिघटना है जिसमें बहुत ठंडी ध्रुवीय पवन राशि यानी ध्रुवीय जलधारा से अलग हो जाती है और बहुत अधिक ऊंचाई यानी 5 से 9 किलोमीटर पर चक्रीय परिसंचरण करने लगती है। ऐसे तूफान सामान्य तूफानों के विपरीत ध्रुवीय या उपोष्ण कटिबंधीय जलधाराओं से अलग निर्मित होते हैं। जब ये भूमध्य सागर में गर्म व अधिक आर्द्र पवन से टकराता है तो इसके परिणाम स्वरूप शक्तिशाली तूफान उत्पन्न होते हैं। परिघटना मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु के अंत और शरद ऋतु के आरंभ में घटित होती है। पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते सामान्य तूफान के विपरीत डाना एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है या पश्चिम दिशा की ओर भी बढ़ सकता है। ठीक है, बात की हमने डाना के विषय में। अब देखते हैं PM विश्वकर्मा योजना के विषय में। तो PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 2 मिलियन आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किए गए। इसके विषय में देखते हैं। तो ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की पहल है। योजना का प्रकार है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को समग्र समर्थन देना इसका प्रयोजन है। उद्देश्य देखते हैं। कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें आवश्यक कौशल उन्नयन प्रदान करना। ब्रांड प्रमोशन और बाजार लिंकेज के लिए एक मंच प्रदान करना ताकि उन्हें विकास के नए अवसरों तक पहुंचने में मदद मिल सके। ठीक है, अब देखते हैं एजेंटिक AI यानी संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी पहली बार ऊर्जा उद्योग में अत्यधिक स्वायत्त एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग करने जा रही है। इसके विषय में देखते हैं। ये प्रणालियों को स्वायत्त रूप से संचालित करने और यूजर की ओर से कार्य निष्पादित करने की अनुमति देता है। यह क्रिया उन्मुख है और विषय वस्तु निर्माण से परे स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है। यह जनरेटिव AI से अलग है। ध्यातव्य है कि एंजेटिक AI के विपरीत जनरेटिव AI मुख्य रूप से क्रिएशन पर केंद्रित है तथा यह मानवीय इनपुट और मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। अनुप्रयोग देखते हैं। व्यवसाय संचालन, स्वास्थ्य सेवा, साइबर सुरक्षा आदि। महत्व की बात करें तो बेहतर समस्या समाधान, अनुकूलनशीलता, स्केलेबिलिटी को अलग अलग अनुप्रयोगों में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, बात की हमने एजेंटिक AI के विषय में। अब बात करते हैं अपतटीय खनन के विषय में।
तो केंद्र ने अपतटीय खनन के लिए पहली अपतटीय खनिज नीलामी से पहले नई रॉयल्टी दरें जारी की। इनके विषय में देखते हैं। इसमें गहरे समुद्र नितल से 200 मीटर से अधिक गहराई पर खनिज भंडार का खनन किया जाता है। भारत के अपतटीय खनिज भंडारों में सोना, हीरा, तांबा, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज और दुर्लभ भूतत्व शामिल हैं, जो किसी देश के विकास के लिए आवश्यक है। महत्व देखते हैं इसका। इससे स्थलीय भूभाग पर खनन से मिलने वाली धातुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा खनिज आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। इससे विश्व की महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने में भी मदद मिल सकती है। मुद्दे, इससे पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जैव विविधता की हानि हो सकती है, मछली की आबादी में गिरावट हो सकती है, मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका पर असर पड़ सकता है। ठीक है, देखा हमने अपतटीय खनन के विषय में। अब बात करते हैं थारू जनजाति के विषय में। तो थारू सम्मेलन ने मणिपुर में थारू जनजाति की विशिष्ट संस्कृति की रक्षा के लिए 10 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया। थारू जनजाति के विषय में देखते हैं। तो थारू मणिपुर में इम्फाल घाटी की देशज गैर नागा जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति है। थारू भाषा चीनी तिब्बती भाषाओं के तिब्बती बर्मन परिवार से संबंधित है। इसका धर्म लोक धर्म है। थारू समुदाय का मानना है कि सभी का सृजन भगवान पैथेन ने किया है। थारू बस्तियां वनों के भीतर होती हैं। थारू गांव को किसी स्थापित शहर योजना के अनुसार नहीं बसाया गया है तथा उनकी परिधि का कोई चिन्हांकन भी नहीं किया गया है। 2023 से थारू जनजाति के लोग मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी नृजातीय संघर्ष में फंस गए हैं। ठीक है, देखा हमने थारू जनजाति के विषय में। अब बात करते हैं, हमारा सुर्खियों में रहा स्थल है इंडोनेशिया। राजधानी है इसकी जकार्ता। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर माउंट लेवोटोबी लाके लाके ज्वालामुखी में प्रस्फोटन हुआ। इंडोनेशिया के विषय में देखते हैं। तो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य भूमि से दूर स्थित है। इंडोनेशिया में 5 मुख्य द्वीप हैं, जो है सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, सुलावेसी और पापुआ। इसकी सीमाएं मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और पूर्वी तिमोर से लगती है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यह रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जहाँ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में अत्यधिक गतिविधि होती है। इस क्षेत्र में प्लेटों के बार बार टकराने और खिसकने से तीव्र भूकंप एवं सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट या प्रस्फुटन होते रहते हैं। इंडोनेशिया में 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जैसे माउंट मेरापी, माउंट क्राकाटोआ। भूमध्य रेखा के निकट अवस्थित होने की वजह से इंडोनेशिया की जलवायु लगभग पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय है। और ज्ञातव्य है कि इंडोनेशिया भारत के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक था। तो ये बात की हमने इंडोनेशिया के विषय में। तो हमने बात की अपने आज की मुख्य खबरों के विषय में। तो इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।